क्या भारत टुकड़ों में बंटने जा रहा है? खालिस्तान पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन कभी महाराजा रंजीत सिंह के सिख राज का मरकज था, मगर 1947 की तकसीम के बाद सब कुछ बदल गया। सिख बरादरी बढ़ गई, कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में। 1970 में सिखों की नाराजगी बढ़ने लगी। उनका कहना था कि उन्हें सियासत में नजरअंदाज और तरक्की में पीछे रखा जा रहा है। उसी नाराजगी से खालिस्तान की मांग पैदा हुई। उन्नीस सौ 80 में जगजीत सिंह चौहान ने लंदन से खालिस्तान के क़याम का ऐलान किया। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल तहरीक का मरकज बन गया। जून 1984 में भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। ये कार्रवाई सिख दुनिया के लिए एक सदमा थी। 500 से ज्यादा लोग मारे गए, मुकद्दस इमारत को नुकसान पहुंचा। दुनिया भर में सिखों में गुस्सा फैल गया। 5 माह बाद वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया। इसके बाद दिल्ली और दीगर शहरों में सिख मुखालिफ फसादात शुरू हुए। 3000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जलाया गया। 1990 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब में ज्यादातर बगावत को खत्म कर दिया, मगर तहरीक की आग बुझ ना सकी। सोशल मीडिया अब इस जंग का नया मैदान बन चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम मुहिम चल रही है। सवाल ये है कि क्या पुराने जख्म भर जाएंगे या फिर से खुलने वाले हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि खालिस्तान सिर्फ एक ख्वाब है या फिर एक मुमकिन हकीकत। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खूबसूरत वादी जो 1947 से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का मरकज रहा है। तक़सीम हिंद के बाद जंग के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया, एक भारत के पास और दूसरा पाकिस्तान के पास। 1965 और 1999 में मजीद जंगें हुई, जिनमें कारगिल की जंग भी शामिल है। 1989 में भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मुसल्लह तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में अब तक 47,000 से लेकर 90,000 तक अफराद हलाक हो चुके हैं। दो 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस ले ली, जिसके बाद शदीद एहतजाज, इंटरनेट बंदिश और गिरफ्तारियों की लहर देखने में आई। इस सब के बावजूद अलहदगी पसंद जज्बात आज भी मौजूद हैं और कश्मीर में फौज की भारी मौजूदगी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कश्मीर आज भी 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान एक सुलगता हुआ तनाज़ा है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां अलहदा परचम, अलहदा हुकूमत और हत्ता के अपना वजीर आज़म तक मौजूद है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। यह है नॉर्थ ईस्ट भारत, नागालैंड, मणिपुर और आसाम, एक ऐसा खित्ता जो भारत के लिए मुस्तकिल दर्दिसर है।
जहां भारत के क़याम के बाद से ही अलहदगी की तहरीकें जोरों पर है। 1947 में नागालैंड की नागा नेशनल काउंसिल ने भारत से इल्हाक से इनकार करते हुए 1956 में एक खुद मुख्तार नागा फेडरल हुकूमत और नागा फेडरल आर्मी का ऐलान कर दिया। असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने 1979 में भारत से आजादी की बगावत शुरू की, जबकि मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी आज भी मुकम्मल खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह कोशिश कर रही है। इन तहरीकों की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट भारत में 100 से ज्यादा मुसल्लह ग्रुप सरगर्म है और सिर्फ नागालैंड में तकरीबन 15,000 जंगजू मौजूद है। भारतीय हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक नागालैंड का 50%, मणिपुर का 60% और असम का 40% हिस्सा मिलिटेंसी से शदीद मुतासरा इलाका तस्वुर किया जाता है। 2015 के हमलों में 18 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि मणिपुर में कुकी और मितीस कबाइल के दरमियान हालिया नस्ली तसादम में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कई तंजीमें अब भी बैरूनी फंडिंग से मुसल्लह बगावत जारी रखे हुए हैं। इनके पास जदीद सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे स्टारलिंक का इस्तेमाल भी रिपोर्ट हुआ है, जो भारत में अभी तक सरकारी तौर पर लॉन्च नहीं हुआ। इन इलाकों में भारतीय अफवाज को अक्सर वहां की हुकूमतों से इजाजत लेकर दाखिल होना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया दर हकीकत एक सुलगता हुआ महाज है। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इलाकों में तकसीम का सामना कर रहा है? हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स बरसों से खामोश बगावत की लपेट में है। यह है भारत का रेड कॉरिडोर, जहां गोलियां भी चलती हैं और नजरिए भी। रेड कॉरिडोर भारत का वो खतरनाक जोन है जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे कई स्टेट्स को अपनी लपेट में लेता है। ये इलाका नक्सलाइट्स और माओवादी बगावत से मुतासरा है, जिसका आगाज 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ। किसानों के लैंड राइट्स और इंसाफ की खातिर शुरू होने वाली ये तहरीक जल्द ही एक मुसल्लह इनकिलाबी जंग में तब्दील हो गई। नक्सलाइट बागियों ने 2050 तक भारत की हुकूमत को खत्म करके अवामी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर रखा है। 2009 में नक्सलाइट्स ने 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने 2010 में एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 76 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान मारे गए थे। 2013 में कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें कई सीनियर सियासतदान मारे गए। आज भी तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलाइट के कंट्रोल में है। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन ग्रैंड हैंड के जरिए नक्सलाइट बगावत को दबाने की कोशिश की और बहुत से इलाके बागियों से खाली करवा लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक लैंड ओनरशिप, ट्राइबल राइट्स और गुर्बत जैसे बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, ये बगावत दोबारा सर उठा सकती है। इंसानी हुकूक के इदारे कई बार भारतीय हुकूमत पर भी ज्यादतियों का इल्जाम लगा चुके हैं। इस सूरत हाल की वजह से भारत का रेड कॉरिडोर एक नया अलहदगी पसंद जोन बन रहा है। क्या भारत इन बगावतों को सिर्फ बंदूक से रोक सकता है, या इसके लिए असल इंसाफ, इस्लाहात और बातचीत की जरूरत है? फैसला आप करें, लेकिन हकीकत से मुंह न मोड़े। पहाड़ों की खूबसूरती, हिमालय की ठंडी हवाएं, लेकिन इन नजारों के पीछे एक जदोजहद सदियों पुरानी है। हम बात कर रहे हैं गोरखालैंड की, एक ऐसी तहरीक जो सिर्फ जमीन का मुतालबा नहीं बल्कि शनाख्त, इज्जत और इंसाफ की तलाश है। The identity is obviously more important. क्या आप जानते हैं कि नेपाली बोलने वाले गोरखा बरादरी ने बरसगीर की आजादी के बाद भी अपनी अलहदा रियासत के ख्वाब को कभी नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि उनके इलाके लसानी, सकाफती और तारीखी लिहाज से बंगाल से मुख्तलिफ हैं। वो खुद को बंगाली शनाख्त में जज़बशुदा महसूस करते हैं और अपनी अलग रियासत के जरिए शनाख्त की बहाली चाहते हैं। We just speak Nepali. It doesn't mean we are from Nepal. 1986 और 1988 के दरमियान गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के तहत
ایک بڑی عوامی تحریک چلی. اس عرصے کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 1200 سے زائد افراد مارے گئے. اس تحریک کے نتیجے میں 1988 میں دارجلنگ گورکھا بیئی کونسل قائم ہوئی جو ایک نیم خود مختار ادارہ ہے. لیکن گورکھا برادری نے اسے ایک عارضی حل قرار دیا اور الگ اسٹیٹ کا مطالبہ برقرار رکھا. We wanted our identity back. دارجلنگ کے پہاڑ شاید خاموش ہیں لیکن وہاں کے دلوں میں گورکھا لینڈ کی گونج اب بھی سنائی دیتی ہے. اگر بھارت واقعی بکھر جائے تو کیا ہندی بیلٹ اپنی قیادت برقرار رکھ پائے گا یا صرف تاریخ کی وراثت بن کر رہ جائے گا؟